हाँ बच्चों, कल सॉलिड स्टेट अपन ने शुरू किया था। फर्स्ट चैप्टर है और सॉलिड स्टेट में फर्स्ट पार्ट मैंने शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड का क्लासिफिकेशन, सॉलिड सबसे पहले दो पार्टों में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड पार्ट था नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड को चार पार्टों में हमने डिवाइड किया। सबसे पहले आयनिक क्रिस्टल, दूसरा था कोवैलेंट क्रिस्टल, तीसरा था मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और चौथा था आपका मेट्रिक क्रिस्टल। तो ये क्लासिफिकेशन कल्पना कंप्लीट हो गया था। अब अपन इससे आगे का पार्ट 2 इस चैप्टर का चलाते हैं। तो पार्ट 2 में सबसे पहले आपका यूनिट सेल के बारे में हम पढ़े। यूनिट सेल यूनिट ऑफ द लैटिस, किसी भी लैटिस की जो यूनिट होती है उसे अपन यूनिट, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि रीअरेंज ऐसी यूनिट जिसके रीअरेंज करने से कोई लैटिस क्रिस्टल बनता है, उस यूनिट को अपन कहते हैं यूनिट सेल। फॉर एग्जांपल, जैसे दीवार बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उसका यूनिट क्या है? ईंट। ईंट रख के दीवार बनती है। उसी तरह से जिसके बार बार आपस में जोड़ने से कोई क्रिस्टल लैटिस बन जाता है, उस यूनिट को हम कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल सबसे पहले दो भागों में क्लासिफाई की है। ये दो भागों में क्लासिफाई होती है आपकी यूनिट सेल। एक तो हो जाती है प्रिमिटिव और प्राइमरी यूनिट सेल और दूसरी आपकी होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। जब इसको डायमेंशनल रूप में लेके चलते हैं तो इन्हें पर क्यूबिक सेल के नाम से भी जानने लगते हैं। अब उस बेस पर यूनिट प्राइमरी और प्रिमिटिव यूनिट सेल का मीन क्या होता है कि ऐसी सेल ऐसी सेल जिसमें लैटिस पॉइंट यूनिट सेल को किसी भी क्रिस्टल के अंदर एक पॉइंट के द्वारा रिलेट करते हैं, उस पॉइंट को अपन कहते हैं लैटिस पॉइंट। तो जिस सेल के अंदर लैटिस पॉइंट केवल क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट का 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब इज कॉल्ड प्रिमिटिव और प्राइमरी यूनिट सेल। जिसको अपन प्रिमिटिव और प्राइमरी यूनिट सेल कहते हैं, जिसमें क्यूब केवल कहां रहेगा, लैटिस पॉइंट कहां रहेंगे, क्यूब के केवल कॉर्नर्स पर रहेंगे। इसके बाद आपकी सेंटर्ड जो होती है, ये हो जाती है आपकी 3 तरह की, 3 भागों में इसको क्लासिफाई किया है। बॉडी सेंटर्ड सेल,
फेस सेंटर्ड सेंट्रल सेल आपकी तीन भागों में क्लासिफाई की जाती है। एक तो होती है आपकी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, दूसरी होती है आपकी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और तीसरी होती है आपकी एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एंड सेंटर्ड। अब इसमें जो आपका आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या रहता है कि लैटिस पॉइंट ये सेंट्रल क्यूबिक सेल अपना हो जाता है तीन तरह का। बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल का मतलब ये होता है कि जिसमें लैटिस पॉइंट क्यूब के एक कॉर्नर के साथ साथ एक लैटिस पॉइंट इसके बॉडी के सेंटर में रहता है, मतलब क्यूब के सेंटर में रहता है। तो इसके अंदर आपके क्यूब के कॉर्नर्स पर हो गया, और कॉर्नर्स के अलावा एक लैटिस पॉइंट का हो गया बॉडी के सेंटर में हो गया, इसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसके बाद आता है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का मतलब ये होता है कि क्यूब के एक कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस के सेंटर में भी एक लैटिस पॉइंट उपस्थित रहता है। One lattice point present in each center of each face center. प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी एक लैटिस पॉइंट उपस्थित रहता है, उसे हम कहते हैं एफसीसी या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसके बाद आता है आपका एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल का मतलब होता है कि जिसमें लैटिस पॉइंट क्यूब के एक कॉर्नर के साथ साथ एक लैटिस, दो लैटिस पॉइंट आमने सामने वाले फेस के सेंटर पर रहते हैं। कोई भी आमने सामने वाला फेस ले सकते हैं, ये ले लो, ये ले लो, या ये ऊपर नीचे ले लो, दाएं बाएं, मतलब कोई भी फेस ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपने सेंटर में दो इसमें दिखाए हैं एफसीसी में, दो का मतलब क्या है कि एक तरफ का प्लेन दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ का दिखाई नहीं दे रहा। क्यूब के अंदर जब अपन क्यूब को देखेंगे तो एक भुजा उसकी ऐसी होती है जो अपने को दिखाई नहीं देती, दूसरी साइड पीछे रहती है, तो उसके सेंटर का पॉइंट ये तो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, इसलिए इस पेपर में दो लैटिस पॉइंट अपने दिखाई दिए। तो सबसे पहले आपका यूनिट सेल को दो पार्टों में डिवाइड किया, प्राइमरी या प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंट्रल यूनिट सेल। प्राइमरी यूनिट सेल आपकी जो होती है वो एक ही तरह की होती है, सिंपल क्यूबिक सेल भी इसको बोलते हैं, एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल के नाम से भी इसको बोल सकते हैं। दूसरा आपका रहता है फेस सेल, बॉडी सेंटर्ड। सेंटर्ड जो है वो तीन भागों में डिवाइड करती है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड आपके हो। तो ये तीन प्रकार के होते हैं।
इसके अंदर सबसे पहले आपका ये इसका डिवाइडेशन, क्लासिफिकेशन के बाद इसके अंदर दो चीज पर विशेष तौर पर और पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज होती है एटम्स ऑफ पर यूनिट सेल। एटम्स ऑफ पर यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक सेल में एटम्स ऑफ पर यूनिट सेल होता है 1। एंड सेंट्रल क्यूबिक सेल अभी कंप्लीटली आपकी नोन नहीं है, कंप्लीटली नोन नहीं है, तो इसको पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन अभी नहीं किया गया है। शेष अदर आपकी तीन बचती है, सिंपल क्यूबिक सेल, एससीसी, उसके बाद बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल, बीसीसी, उसके बाद फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल, एफसीसी। तो आपका जो एससीसी है इसके अंदर पर सेल एटम जो प्रेजेंट रहता है वो एक एटम रहता है, 1 एटम पर यूनिट सेल। बीसीसी में आपका 2 एटम्स पर यूनिट सेल और एफसीसी में आपका रहता है 4 एटम्स पर यूनिट सेल। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है इसमें। इसके बाद आपका इसमें आता है रेडियस। रेडियस इसकी अपने को याद रखना है। एससीसी की जो रेडियस होती है सिंपल क्यूबिक सेल या प्रिमिटिव सेल की, वो आपकी होती है स्मॉल ए अपॉन 2। बीसीसी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल की जो रेडियस रहती है वो रहती है आपकी √3a अपॉन 4 और एफसीसी यानी फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल की जो आपकी रेडियस रहती है वो a अपॉन 2 और a अपॉन √a ये रहता है इसकी रेडियस। रेडियस के बाद इसका अपन एग्जांपल याद रखें, कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखते हैं तो आपकी अलग से मैं बताऊंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पर चलेगा। यहाँ पर अपने को एक तो ये ध्यान रखना है और इसके बाद आपको दो चीजें इसमें विशेष तौर पर और लेके चलना है, क्योंकि ये चैप्टर अभी तक जो आपका है वो ओटी बेस्ड है। अभी जो ब्लूप्रिंट अपना चला आ रहा है उसको ओटी के बेस पर इसको रखा गया है, तो इसको पर इस तरह से सॉल्व करें कि ओटी को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसमें अपना दो चीजें एक्स्ट्रा है। देखिए चार चीजें और इसमें जान लें। एक तो यूनिट सेल डेंसिटी फॉर्मूला, किसी की यूनिट सेल की डेंसिटी के लिए फॉर्मूला अपना क्या रहता है। यूनिट सेल डेंसिटी का जो फॉर्मूला रहता है आपका
यूनिट सेल डेंसिटी का फॉर्मूला अपना रहता है डेंसिटी D इक्वल Z into M स्मॉल a क्यूब n नॉट। Z यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर होता है, कैपिटल M जो है मास रहता है, a क्यूब उसका वॉल्यूम रहता है, और आपका n नोट या n a जो रहता है वो है एवोगैड्रो नंबर। तो ये अपने ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद एक ब्रेग्स इक्वेशन बनाई है, n lambda equal to d sin theta, n lambda equal to d sin theta, ये आपकी रहती है ब्रेग्स इक्वेशन। और ब्रेग्स इक्वेशन जो है आपकी वो इक्वेशन भी पूरी तरह से अपने को याद होना चाहिए कि ब्रेग इक्वेशन क्या होती है, बहुत पूछी जाती है। इसके बाद टोटल क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेलों को आपस में मिक्स करके मिला करके और बनाया जाता है आपका क्रिस्टल लैटिस। तो जितनी भी यूनिट सेल्स हैं उन सभी को आपस में मिक्स करके और केवल 7 टाइप के टोटल क्रिस्टल लैटिस बनते हैं। टोटल क्रिस्टल लैटिस 7 टाइप, 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस बनते हैं टोटल जो रहते हैं। इसके बाद इन ब्रेविस नाम के साइंटिस्ट ने इनको आपस में मिक्स करके जो क्रिस्टल लैटिस बनाए थे टोटल उनको आपस में मिक्स किया। मिक्स करके उन्होंने 14 प्रकार के 14 टाइप के अलग से क्रिस्टल लैटिस बनाए जिन्हें कहते हैं ब्रेविस क्रिस्टल लैटिस। तो इनमें आप लोग केवल ये नंबर याद रखें, संख्या याद रखें, फॉर्मूला याद रखें कि आपका यूनिट सेल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। यूनिट सेल डेंसिटी का फॉर्मूला आपका रहता है D इक्वल Z इनटू कैपिटल N अपॉन स्मॉल a क्यूब इनटू n नॉट, और n a नॉट की जगह सफिक्स में a भी हो सकता है, यहाँ पर ये भी हो सकता है। इसे हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, चाहे ए लगा हो और या नॉट लगा, एवोगैड्रो नंबर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन आपकी n लैम्डा इक्वल टू d sin थीटा, वेवलेंथ है आपकी, डिस्टेंस है 2d sin थीटा, इसके नाम से अपना ये इक्वेशन बन जाती है। उसके बाद टोटल यूनिट सेल को आपस में जोड़ करके आपस में ज्वाइंट करके लैटिस क्रिस्टल बनाए, टोटल लैटिस क्रिस्टल 7 टाइप के बनाए गए, और ब्रेविस नाम के साइंटिस्ट ने उन 7 लैटिस को मिलाकर लैटिस क्रिस्टलों को मिलाकर के 14 टाइप के लैटिस क्रिस्टल बनाए जिनको ब्रेविस लैटिस क्रिस्टल भी कहते हैं। तो ये आपका ये आ जाता है यहाँ पर। इसके बाद इसमें एक रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अपोजिट पार्टिकल सराउंडेड बाय एनी अदर पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी पार्टिकल को जितने अपोजिट पार्टिकल सराउंडेड रहते हैं, नेबरिंग पार्टिकल्स उसको घिरे हुए रहते हैं, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसकी कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मान लो किसी के अंदर, जैसे अपन ये देख रहे हैं
जैसे अपन NaCl ले लेते हैं एग्जांपल बताओ, तो NaCl में एक Na पॉजिटिव आयन 6 Cl नेगेटिव आयन द्वारा सराउंडेड रहता है, घिरा रहता है, और एक Cl नेगेटिव आयन 6 Na पॉजिटिव आयन द्वारा सराउंडेड रहता है, घिरा हुआ रहता है। यानी नेबरिंग पार्टिकल्स जो हैं, एक पॉजिटिव आयन के पास 6 नेगेटिव है और एक नेगेटिव के पास 6 पॉजिटिव है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है और इसका कोऑर्डिनेशन हो जाता है 6/6। इसी तरह से जैसे आप CaCl लेके चले, सीजियम क्लोराइड में 1 CS positive ion surrounded by 8 Cl negative ions, 1 Cl negative ion surrounded by 8 CS positive ions। CaCl के अंदर एक CS पॉजिटिव आयन 8 Cl नेगेटिव आयन द्वारा सराउंडेड रहता है और एक Cl नेगेटिव आयन 8 CS पॉजिटिव आयन द्वारा सराउंडेड रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि CaCl का कोऑर्डिनेशन होता है 8 कोऑर्डिनेशन नंबर और इसका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो रहता है 8/8। तो ये इसका कोऑर्डिनेशन रहता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, ये आपका ये होता है CaC। इसी तरह CaF2 है, ZnS है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 रहता है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का वो रहता है कि कोई भी, जैसे मान लो आयनिक क्रिस्टल है, तो आयनिक क्रिस्टल में एक पॉजिटिव आयन दूसरे नेगेटिव आयन द्वारा सराउंडेड है, वो आपका हो गया। या मान लो कोवेलेंट क्रिस्टल है, तो कोवेलेंट क्रिस्टल में एक एटम डिफरेंट टाइप के कितने एटम्स द्वारा सराउंडेड है, जैसे CCl4 अपन लेते हैं, CCl4, तो एक कार्बन 4 Cl के इलेक्ट्रॉन्स द्वारा सराउंडेड है। इसका मतलब ये होगा कि उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा। तो इसी केस पर इसका बनता है कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल क्यूबिक शेल का नॉर्मली कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहता है। बॉडी सेंटर्ड और एफ सेंटर्ड सेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो 12 रहता है। लेकिन ये NaCl FCC है, FCC होते हुए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। CFCl आपका BCC है और BCC होते हुए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8 है। तो ये अपन एक्सेप्शन में लेके चलते हैं, वैसे जनरली नॉर्मली तौर पर BCC और FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहता है और SCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहता है। ये नॉर्मली रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, ठीक। तो ये आपका आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी सबसे पहले आपका यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन हुआ दो तरह की, प्रिमिटिव और प्राइमरी यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव और प्राइमरी यूनिट सेल आपका एक ही प्रकार की होती है। सेंटर्ड यूनिट सेल लैटिस पॉइंट के बेस पर ये हो जाती है 3 तरह की, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ मैंने फॉर्मूले आपको बताए कि यूनिट सेल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। इसके बाद आपकी ब्रेग्स इक्वेशन क्या होती है। इसके बाद टोटल क्रिस्टल लैटिस कितने टाइप के होते हैं। इसके बाद ब्रेग्स ने कितने तरह के लैटिस क्रिस्टल बनाए थे, ये आपके लिए टाइप इसके आ जाते हैं। इसके बाद इसमें अपन लेके चलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। इंटरस्टिशियल वॉइड्स आपकी
इंटरस्टिशियल वॉइड्स का मतलब ये है कि कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कोई भी मैटर है किसी भी फॉर्म में पाया जाता है, ईच मैटर, प्रत्येक मैटर में जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी क्रम में आपके व्यवस्थित रहते हैं। 2 डायमेंशनल हो सकते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। 2 डायमेंशनल का मतलब आपका ये हो जाता है एक स्फीयर के ऊपर दूसरा स्फीयर, स्फीयर का मतलब है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एक स्फीयर के ऊपर दूसरा स्फीयर, उसके ऊपर इस तरह से स्फीयर के स्फीयर ऊपर स्फीयर रहता है आपका, 2 डायमेंशनल के अंतर्गत आ जाता है। 3 डायमेंशनल में आपका ये रहता है, दो के बीच में एक आता है। इसमें चाहे तो डायमेंशनल अरेंजमेंट हो, चाहे हो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट, प्रत्येक अरेंजमेंट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में ये स्पेस रह जाते हैं, ये स्पेस रह जाते हैं। अंतर ये है किसी में स्पेस कम है, किसी में स्पेस ज्यादा है। ये जो स्पेस रहते हैं इन स्पेसों को अपन कहते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। स्पेस ये क्या कहलाते हैं? इंटरस्टिशियल वॉइड कहलाते हैं। ये इंटरस्टिशियल वॉइड होती है आपकी 2 तरह की। दो तरह की होती है आपकी, टेट्राहेड्रल वॉइड होती है और एक होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब ये है कि फर्स्ट स्पेस के 3 स्फीयर या फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर, उसके सेंटर पर सेकंड लेयर का एक स्फीयर आ जाता है। ये फर्स्ट स्फीयर के फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर है, उसके सेंटर पे आ गया सेकंड लेयर का एक स्फीयर। इन चारों स्फीयर से मिलती की जो वॉइड होती है उस वॉइड को कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी टेट्राहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाय 4 spheres, 3 spheres in one layer and 1 sphere in second layer। एक 3 स्फीयर एक लेयर के, उसके सेंटर पर दूसरी लेयर का एक स्फीयर आ जाता है। ये चारों स्फीयर मिलकर के उसके बीच की जो वॉइड रह जाती है, खाली रह जाती है, उसे कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। इस टेट्राहेड्रल वॉइड की जो संख्या रहती है किसी भी क्रिस्टल के अंदर, टोटल जो क्रिस्टल होते हैं इसको बनाने में पार्टिसिपेट करने वाले, उन क्रिस्टलों की तुलना में ये होती है डबल। क्रिस्टलों की तुलना में ये डबल होती है पहली बात। और इसकी जो रेडियस होती है वो स्फीयर की रेडियस की तुलना में 0.225 टाइम्स टेट्राहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाय 4 स्फीयर। पहला स्फीयर आपका जो है वो काय का है? और इसमें 2 ये रनिंग आउट ऑफ टाइम हो गया।
तो ये हो जाती है टेट्राहेड्रल कि एक लेयर के 3 स्फीयर, उसके सेंटर पर सेकंड लेयर का एक स्फीयर आ जाता है, तो इन 4 स्फीयर से सराउंडेड जो आपकी वॉइड होती है उसे कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। इन टेट्राहेड्रल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन क्रिस्टल इज डबल बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। उसको बनाने में जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उससे ये डबल रहता है। ठीक, इसकी जो रेडियस रहती है वो रेडियस स्फीयर की रेडियस की तुलना में 0.25 टाइम्स होती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपकी फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर, सेकंड लेयर के अपोजिटली 3 स्फीयर। मतलब फर्स्ट लेयर में क्या है 2 और 1, सेकंड लेयर में क्या है 2 और 1, इधर 2 के ऊपर एक आ गया, इधर एक का ऊपर 2 आ गया। तो ये 6 स्फीयर से जो वॉइड घिर करके बनती है, इन 6 स्फीयर के बीच की जो खाली स्थान जो वॉइड होती है उसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये वॉइड आपकी हो जाती है दो तरह की, ऑक्टा टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल 4 स्फीयर से घिर करके बनती है, 3+1 पहली लेयर के 3 और दूसरी लेयर का 1, तो 3+1 = 4। और ऑक्टाहेड्रल बनती है 3+3 पहली लेयर के 3 स्फीयर और सेकंड लेयर के अपोजिट लेयर के 3 स्फीयर, उससे मिलकर के जो बनती है वो जाती है आपकी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल लेयर जो ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड बनते हैं उनका नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और नंबर ऑफ एटम्स। मतलब जितने स्फीयर इसको बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है। नंबर इनका बिल्कुल इक्वल रहता है, जबकि इसके अंदर जो नंबर था वो था डबल, और इसकी जो रेडियस रहती है स्फीयर की रेडियस की तुलना में 0.414 टाइम्स होती है। ये आपकी हो जाती है वॉइड्स। मतलब यूनिट सेल से बने आपके क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस जब बना तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर बीच बीच में खाली जगह रहती है, जैसे अपन ने इंटरस्टिशियल वॉइड कहा। इंटरस्टिशियल वॉइड आपकी 2 टाइप्स हो गए, 2 तरह की हो गई, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड और एक हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये 2 तरह के आपके अलग अलग वॉइड्स इसके अंदर बन जाती हैं। इन वॉइड्स में 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने होते हैं। पहला पॉइंट, टेट्राहेड्रल वॉइड 3+1 4 स्फीयर से सराउंडिंग रहता है, घिरा हुआ रहता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 3+3 यानी 6 स्फीयर से घिरा हुआ रहता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट रहता है नंबर ऑफ वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स की नंबर ऑफ वॉइड्स होती है डबल, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की नंबर ऑफ वॉइड होती है इक्वल। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट जो आपका आता है, थर्ड पॉइंट पे आपका रहता है रेडियस का। टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस जो होती है वो आपके स्फीयर की रेडियस की तुलना में 0.25 टाइम्स होती है, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में यही जो रेडियस है वो स्फीयर की तुलना में 0.414 टाइम्स होती है। ये रहती है अपनी इंटरस्टिशियल वॉइड्स। इंटरस्टिशियल वॉइड्स के बाद इसमें जो शुरू होता है आपका इसके बाद इसमें अपन सॉलिडों में पाए जाने वाले कुछ डिफेक्ट्स के बारे में जानेंगे।
और डिफेक्ट्स में सबसे पहले डिफेक्ट के बेस पर सॉलिड या अपन डिफेक्ट मान सकते हैं। ये दो तरह के अपन लेके चलते हैं, एक तो स्टोइकियोमेट्रिक और दूसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या रहता है? स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है कि जिसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फॉर्मेशन के। अब फॉर्मूला फॉर्मेशन में क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल। किसी भी फॉर्मूले के अंदर यूनिट का फॉर्मूला बनाते हैं, उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। अगर इक्वल नहीं होते हैं तो वो अपने द्वारा इक्वल बना दिए जाते हैं। सुटेबल संख्या से उसको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके उस पर इक्वल बना देते हैं। कहने का मतलब अपना ये है कि जैसे Na सिंगल पॉजिटिव है, Cl सिंगल नेगेटिव है, तो इसका फॉर्मूला NaCl बन जाता है। Ca डबल पॉजिटिव, Cl सिंगल नेगेटिव। चार्ज इक्वल करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई किया और फॉर्मूला बना दिया CaCl2। Fe डबल पॉजिटिव, O डबल नेगेटिव, Fe जो हो गया फेरस ऑक्साइड। अगर ये फेरस में होगा इधर 3 पॉजिटिव इधर 2 नेगेटिव, इसको इक्वल करने के लिए इधर अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फॉर्मूला आपका बन जाएगा Fe2O। ये होता है फॉर्मूला फॉर्मेशन रूल। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फॉर्मेशन रूल अगर ये चलता है तो वो रहता है स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट या स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड्स। बस आज की क्लास में ही समाप्त है।